चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2nd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। सो अभी हमारे 2 चैप्टर्स शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड फ्रॉड, ये दोनों पूरे कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमारे पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटरी एक्शन। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ लेक्चर एक बार हम लोग देख लेंगे कि वो चार्ट कैसे बनाना है ना। नोट्स के पहले हर किसी को एक पेज खाली दिया गया था, इनिशियली डिस्कस हुआ था कि यहाँ पे चार्ट बनाना है ना। सो आज बस हम लोग एक बार देख लेंगे। लास्ट टाइम आई थिंक हम लोगों ने बात की थी कि चार्ट बनाना डिस्कस करना है, लेकिन हुआ नहीं था, राइट। सो आज हम लोग कवर कर लेंगे कि चार्ट कैसे बनाना है, एंड कंपल्शन नहीं है कि ऐसे ही बनना है, यू कैन मेक कैसे भी, जैसे भी यू वांट। ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए आप वैसे बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। 3rd चैप्टर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन। ठीक है, चलो क्या मतलब होता है रेगुलेटरी एक्शन का? रेगुलेटरी एक्शन का क्या मतलब होता है? एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज। ठीक है, कोई भी एक्शन जो अथॉरिटीज लेती है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी एक्शन। ठीक है, एनी एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी एक्शन। अब अथॉरिटी ये एक्शन क्यों लेती है? टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉस। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, सबके घर में एक डेडलाइन होती है ना, कि भाई 8 बजे तक घर आना है। ठीक है, मम्मी क्या करती है, एक रूल बनाती है कि 8 बजे तक घर आना है। ठीक है, एक दिन हम लोग बढ़िया घूमते फिरते खाते पीते आए घर पे 8:30 बजे। रूल क्या था? 8 बजे आना है। घर पे कितने बजे आए? 8:30 बजे। मम्मी ने क्या बोला? अगले दिन बाहर ही नहीं जाना है। ठीक है, आपको बोला था 8 बजे घर आना है, आप 8:30 बजे आए, अगले दिन बाहर ही नहीं जाना है। 3rd डे पे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली 8 बजने में 5 मिनट कम पे घर पे आ जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक रूल बनाया। ठीक है, मम्मी ने एक रूल बनाया, जो रूल फॉलो हमको करना था। ठीक है, मम्मी ने बोला 8 बजे घर आना है, 8 बजे घर हमको आना था। 8 बजे जब हम घर नहीं आए, जब हम लोगों ने रूल का कंप्लायंस नहीं किया, तो मम्मी ने क्या किया? एक्शन लिया। ठीक है, ये एक्शन क्यों लिया? ये एक्शन इसलिए लिया ताकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग रूल फॉलो करें। इसलिए नेक्स्ट दिन क्या हुआ? 8 बजने में 5 मिनट पे ही घर आ गए। ठीक है, सो ऐसे ही प्रैक्टिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए। ठीक है, गवर्नमेंट का काम था रूल्स बनाना, हमारा काम है इनको फॉलो करना। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, हमको इनको फॉलो करना कंपलसरी है। अगर हम इनको रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या वो आपको छोड़ देंगे? नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ एक्शंस लेंगे। ठीक है, वो कुछ एक्शंस देंगे। क्यों लेंगे वो ये एक्शंस? ताकि नेक्स्ट टाइम से आप इन रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, सो रेगुलेटरी एक्शन मतलब ये मम्मी ने आपके लिए रूल बनाया था, आपने रूल तोड़ा तो मम्मी ने एक्शन लिया। ठीक है, सो रेगुलेटरी एक्शन मतलब एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी। ठीक है, एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी टू एंश्योर। क्यों लेगी अथॉरिटी एक्शन? टू एंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन मतलब एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी, एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी टू एंश्योर योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस इज व्हाट रेगुलेटरी एक्शन। नाम से ही इजी है एकदम, नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में हम लोग रेगुलेटरी एक्शन का मतलब क्या लिखेंगे? एनी एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी, taken by authority. Why? To ensure compliance with rules and regulations. अच्छा, compliance मतलब क्या होता है? रूल्स को फॉलो करना, उनको ओबे करना।
ठीक है। नॉन कंप्लायंस मतलब क्या होता? फॉलो ना करना। ठीक है, ये मतलब सबको क्लियर है? ठीक है, चलो। तो रेगुलेटरी एक्शन हम लोग को वर्ड से ही याद होता है। एक्शन मतलब पता ही है, रेगुलेटरी मतलब कोई भी जो रेगुलेट करता है ना, हर चीज का चलना रेगुलेट करता है। रेगुलेट कौन करता है? अथॉरिटीज। ठीक है, सो एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज टू एंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एक बार वापस, रेगुलेटरी एक्शन मतलब एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज टू एंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। कंपनीज एक्ट के अंडर क्या होता है? डिफरेंट अथॉरिटीज है, जैसे कि आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग पा रहे हैं, फिर रीजनल डायरेक्टर को अलग पा रहे हैं। सो ऐसे अथॉरिटीज हैं। ठीक है, अब कंपनी की देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरओसी को रिटर्न्स एप्लीकेशंस फाइल करना है। कितने दिन में? 30 डेज में, है ना। कंपनी ने फाइल नहीं किया, ठीक है, कंपनी रिटर्न फाइल करना भूल गई, तो आरओसी छोड़ देगा क्या? नहीं। आरओसी क्या लगाता है? आरओसी लगाता है पेनल्टी, है ना। कंपनी को 30 दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, लेकिन कंपनी ने नहीं की, तो आरओसी क्या लगाता है? पेनल्टी। क्यों लगाता है आरओसी ये पेनल्टी? ताकि ये कंपनी नेक्स्ट टाइम से बराबर 30 दिन में एप्लीकेशंस फाइल करे। ठीक है, तो ये आरओसी का पेनल्टी लगाना इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी एक्शन। एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी टू एंश्योर कंपनी नेक्स्ट टाइम कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, दिस इज व्हाट? रेगुलेटरी एक्शन। ठीक है, अब क्या क्या तरीके के एक्शन रेगुलेटरीज ले सकती हैं, अथॉरिटीज ले सकती हैं? करेक्ट, फाइन लगा सकती, पेनल्टी लगा सकती, इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल सकती, देन इन्वेस्टिगेशन कर सकती, इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकती। ये सब चीजें, यस, दीज आर ऑल रेगुलेटरी एक्शंस। ठीक है, ये सारे एक्शंस अथॉरिटीज ले सकती है ताकि अगली बार से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर के लिए वी आर कन्फाइंड ओनली टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हम लोग सिर्फ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे एक्शन अथॉरिटी ले सकती है, उन पर कोई लिमिट ही नहीं है। पेनल्टीज, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, बहुत सारे एक्शंस हैं जो अथॉरिटी ले सकती है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए वी आर कन्फाइंड टू ओनली 3 एक्शंस। ठीक है, विच वुड बी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, दूसरी चीज थर्ड इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट लॉज हैं, जैसे सेबी एक्ट है, एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेटरी रेगुलेशन एक्ट, देन फेमा है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है, सेबी के बहुत सारे डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। इन रेगुलेशंस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी ये भी हम लोग डिफरेंटली अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ही पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, सो हम लोगों को अभी समझ में आ गया कि रेगुलेटरी एक्शन क्या है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। चलो, किसी को ये पता है क्या कि ये तीनों वर्ड्स में डिफरेंस है या नहीं है? हाँ, अब तो डिफरेंस लगेगा ही, बिकॉज ऑब्वियसली अलग अलग दिया है। ठीक है, डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है? डोंट यू थिंक इंस्पेक्शन में भी कुछ ढूंढना है, इंक्वायरी में भी कुछ ढूंढना है, इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ ढूंढ ही रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में? क्या डिफरेंस है? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है, ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशन लास्ट में आएगा, ये सेटल्ड है। चलो, इन्वेस्टिगेशन लास्ट में आता है, तो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक मिनट ध्यान लगा के सब लोग सुनो। ठीक है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम।
ठीक है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तीनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या है वो डिफरेंस, अब ध्यान सुनना। आप लोगों के घर में कभी किसी ने सुना है पापा लोग जब बोलते हैं कि साहब आने वाले हैं, ऑफिसर्स आने वाले हैं देखने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, है ना। तो ये साहब और ये जो ऑफिसर्स आते हैं ये कौन होते हैं, इंस्पेक्टर्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है रूटीनली, मतलब 2 महीना 3 महीना नहीं तो 6 महीना नहीं तो साल में एक बार ऐसे अपने इंस्पेक्टर्स भेजती है, ठीक है। ये इंस्पेक्टर्स क्यों आते हैं, सिर्फ एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। जनरली सिर्फ देखने के लिए कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले गए हैं ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ गलत करो तो तभी आएंगे, तब तो आएंगे, आते ही है तब ऑब्वियसली, लेकिन ये रूटीनली भी आते हैं, ठीक है। साल में 1 बार 2 बार ये आते हैं देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग हॉस्पिटल देखते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल सब लोग गए हुए हैं, है ना। हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर्स आते हैं देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है नहीं। सो इंस्पेक्टर्स आए, ठीक है। इंस्पेक्टर्स एग्जामिन कर रहे थे। इंस्पेक्टर्स ने देखा कि भाई हॉस्पिटल नीट है, ठीक है। डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, प्रॉपर ड्यूटी पे डॉक्टर्स हैं। देन आईसीयू में इक्विपमेंट्स प्रॉपरली चल रहे हैं, है ना। नर्स प्रॉपर रूटीन पे है, सबका चेकअप प्रॉपरली चल रहा है। सो वो एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हर जो चीज़ गवर्नमेंट ने बोली है दैट इज बीइंग फॉलोड और नॉट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट करना मतलब एग्जामिन करना ऊपर से कि सब कुछ ठीक है या नहीं, ऊपर से एग्जामिन करना सब कुछ ठीक है या नहीं, ठीक है। चलो अब वो एग्जामिन कर रहे थे, फिर वो पहुंचते हैं जनरल वार्ड के पास, ठीक है। जनरल वार्ड के पास पहुंच के उन्होंने देखा कि भाई 2 पेशेंट यहाँ पड़े हैं, 4 पेशेंट यहाँ पड़े हैं, 3 यहाँ पड़े हैं, 2 यहाँ पड़े हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स पड़े हुए हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई मलेरिया से मर रहा, कोई डेंगू से मर रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे ये, अब ये जाएंगे अंदर, अभी एक एक पेशेंट से पूछेंगे भाई तुम यहाँ पे कितनी देर से पड़े हुए हो, तुमको कोई डॉक्टर अटेंड करने नहीं आया, तुमको कोई डॉक्टर अटेंड करने ही नहीं आता क्या, तुमको कोई नर्स ने भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, है ना। तुम कितने सालों से ऐसे ही हो, तुमको कब से ये हॉस्पिटल से यही ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। ये सब वो पूछताछ चालू करेंगे। तो वो क्या कर रहे थे, वो जनरली एग्जामिन कर रहे थे, करते करते उनको कुछ मिला, उसके बारे में उन्होंने और पूछताछ करी लोगों से। दिस इज कॉल्ड एज इंक्वायरी। समझ में आया। अब जब उन्होंने इंक्वायरी करी तो उनको पता चला कि भाई ये हॉस्पिटल का रोज का है ना। डॉक्टर्स जनरल वार्ड की तरफ आते ही नहीं है। अब वो बिठाएंगे इन्वेस्टिगेशन इन डॉक्टर्स के ऊपर। क्या करेंगे, अब वो बिठाएंगे इन्वेस्टिगेशन, क्यों, बाल की खाल उखाड़ने के लिए, ठीक है। तो जनरली देख रहे हैं दैट इज इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्ट करते करते उनको कुछ मिला, उसके बारे में वो और पूछताछ करेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे, दैट इज इंक्वायरी करी। उसके बाद अगर उनको कुछ खटकता है दे विल ऑर्डर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो इंस्पेक्शन कम्स फर्स्ट, इंक्वायरी कम्स सेकेंड एंड देन इन्वेस्टिगेशन आती है एकदम एंड में, ठीक है। सो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। कंपनीज एक्ट के अंदर भी वैसे ही होता है। कंपनीज एक्ट में भी कुछ इंस्पेक्टर्स आते हैं, ये इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करते करते इनको कुछ खटकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये बोलेंगे भाई इस चीज के बारे में समझाओ, मैं ऐसा क्यों हो रहा है, आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं मिल रहा, है ना। ऐसा किया है क्या, ये पूरा है क्या, ये इन्फॉर्मेशन और दो, ये बताओ। ये क्या कर रहे हैं वो, इंक्वायरी। अब उनको समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा घोटाला कंपनी में चल रहा है इंक्वायरी करते समय, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो इंस्पेक्शन इज जनरल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन इज बाल की खाल उखाड़ना। लेकिन ये सब सिर्फ समझने के लिए, पेपर में किसी को लिख के नहीं आना है कि इंक्वायरी मतलब सेकंड स्टेज, इंस्पेक्शन मतलब फर्स्ट स्टेज, इन्वेस्टिगेशन मतलब लास्ट स्टेज। ऐसा किसी को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये चैप्टर आज हम लोग सिर्फ 2 पेज रीड करने वाले हैं। ये चैप्टर घर जाके 2 पेज आप प्लीज रीड करना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बुक की लैंग्वेज कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बाल की खाल उखाड़ना होता है, इंक्वायरी पूछताछ करना होता है, ये सब पेपर में लिखने के लिए नहीं है। ये इन जनरल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो समझने के लिए है। सो प्लीज, आई नो मैक्सिमम बच्चे नहीं लिखेंगे, लेकिन 1-2 भी जिनके मन में आ रहा है ऐसा कुछ लिखने का, अपने मन से आंसर बनाने का, तो ये मत करना प्लीज, ठीक है। चलो, सो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब कंपनीज एक्ट के अंदर
सेक्शन नंबर 206 से लेके 229 पूरा इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की ही बात करता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 206 से 229 पूरा इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही बात करता है, लेकिन इसमें से 206 से 208, ठीक है, 206 से 208 बात करता है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की, बाकी 209 टू 229 पूरा इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, सो 206 टू 229, 206 से लेके 229 तक पूरा कंपनीज एक्ट 2013 206 से 229 तक इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कवर करता है, ठीक है। इसमें से 206 से 208 ये सिर्फ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी है, एंड 209 से 229 इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का ऑर्डर कौन देता है, क्या कैसे देता है, बाकी क्या प्रोसीजर है, क्या आगे प्रोसीडिंग्स फॉलो होनी है, ये सब हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एकदम एंड में पढ़ेंगे, काफ़ी वास्ट है इन्वेस्टिगेशन, बाकी और एक्ट में भी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। सो आज हम लोग सिर्फ इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोटा मोटी सिर्फ इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्पेक्शन का ऑर्डर कौन दे सकता है, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, है ना, इंस्पेक्शन करते क्यों हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, नोट्स में दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इंस्पेक्शन क्यों करते हैं हम लोग, एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए कि कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस सब जो भी था जैसा भी था प्रॉपरली सब फॉलो कर रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है, किसी को भी इनको रटना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ रीड करना है, रीड करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को रटना नहीं है, सिर्फ रीड करके अपने मन से एग्जाम में लिखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंस्पेक्शन ऑर्डर, ठीक है, कौन कौन इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। सब नोट्स बंद कर दो एंड सबका ध्यान यहाँ पे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, इंस्पेक्शन का ऑर्डर 3 लोग दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आरओसी, दूसरा आरडी, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इंस्पेक्शन का ऑर्डर 3 लोग दे सकते हैं, आरओसी, आरडी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार, है ना। अब ध्यान से समझना, ये एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी को क्या करना पड़ता है, सब रिटर्न्स, एप्लीकेशंस, MGT 14 वगैरह, फॉर्म्स वगैरह सब किसको देना पड़ता है, आरओसी को, ठीक है। कंपनी को सब एप्लीकेशंस आरओसी को देना पड़ता है। आरओसी क्या इनको मिलते ही साथ फाइल में डाल देता है, नहीं, आरओसी क्या करता है, इनको एग्जामिन करता है, ठीक है। आरओसी ने एग्जामिन किया, आरओसी को कोई पॉइंट मिला जो इसको खटका, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गड़बड़ है, तो इसको कुछ खटका, तो ये क्या करेगा, अभी इनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, है ना, कि भाई ये है तो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आपका रिजल्ट क्यों आया है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है, तो ये क्या करेगा, इनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। अब पहली चीज कंपनी क्या करेगी, इंफॉर्मेशन दे देगी। आरओसी ने इंफॉर्मेशन मांगी है, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दे दी। आरओसी को नहीं इंफॉर्मेशन को देखा, आरओसी को इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं लगी, ठीक है। आरओसी को ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं लगी, आरओसी इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर देगा, ठीक है। आरओसी बोलेगा कि भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है हमें ये ठीक लगी नहीं रही, हमें अच्छी नहीं लग रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए आप जाओ और जाके कंपनी में देखो कि क्या गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन वाज कि कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी, आरओसी को ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं लगी, इसलिए उसने इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, ठीक है। आरओसी ने 30 दिन वेट किया, भाई 30 दिन की डेडलाइन है, 30 दिन में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी एक्सक्यूज मी, 30 दिन में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, 30 दिन में आरओसी ने इंफॉर्मेशन नहीं, कंपनी ने इंफॉर्मेशन आरओसी को नहीं दी। अब आरओसी क्या करेगा,
इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास कर देगा। आरओसी क्या बोलेगा, भाई कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि यहाँ गड़बड़ क्यों चल रही, कंपनी कुछ बता नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, आप जाओ जाके इंस्पेक्ट करो। ठीक है, दो केसेस देख लिए, एक कंपनी ने इंफॉर्मेशन दे दी थी लेकिन दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट, कंपनी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। ठीक, थर्ड, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी, रजिस्ट्रार ने इस इंफॉर्मेशन को जब देखा तो रजिस्ट्रार रियलाइज कि पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पूरी है ही नहीं। एंड ठीक है, तो सबसे पहला चलो, सबसे पहला ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिनेरियो, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी लेकिन रजिस्ट्रार को ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं लगी तो उसने क्या किया, इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे दिया। नेक्स्ट, कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी लेकिन ये इंफॉर्मेशन में भाई रजिस्ट्रार को लगा कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, थर्ड कि भाई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। ठीक है, सो तीन केसेस है जिसमें रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है। एक, जब इंफॉर्मेशन दी लेकिन दैट इंफॉर्मेशन was not sufficient। सेकेंड, जब इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। थर्ड, जब इंफॉर्मेशन दी लेकिन रजिस्ट्रार को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉडुलेंट, तो वो इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, सो रजिस्ट्रार तीन केसेस में इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है। देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरडी पे। ठीक है, आरडी क्या होता, रीजनल डायरेक्टर, करेक्ट। आरडी मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, आरडी का काम क्या होता है, किसी को पता है रीजनल डायरेक्टर क्यों बना है? चलो ध्यान से सुनो एक चीज, आरओसी का बाप इज आरडी। ठीक है, आरडी का बाप इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आरओसी को गवर्न करने के लिए इस आरडी, आरडी को गवर्न करने के लिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्न करने के लिए मतलब आरओसी ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये देखने के लिए कौन है, आरडी। ठीक है, आरडी ठीक से काम कर रहा है या नहीं उसको देखने के लिए कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इंडिया में 22 आरओसी हैं। ठीक है, 22 आरओसी हैं, तो रीजनल डायरेक्टर कितने होंगे, कितने रीजनल डायरेक्टर हैं, किसी को आइडिया है क्या? अराउंड इंडिया में कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं? 22। हाँ ठीक है, हर आरओसी के लिए एक, राइट? रॉन्ग। ये सपोज इंडिया का मैप है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, 2 3 4 5 6 7, ये डिफरेंट रीजन्स हैं। हर रीजन के लिए एक आरडी है, एक रीजन के लिए एक आरडी। इंडिया में 7 रीजन है एंड 7 रीजन, हर एक रीजन के लिए एक आरडी है। सो टोटल इंडिया में सिर्फ 7 आरडी है, सिर्फ 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। ठीक है, 22 आरओसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 22 रीजनल डायरेक्टर्स है, 7 रीजन्स हैं एंड हर रीजन के लिए एक रीजनल डायरेक्टर है। अब देखो कैसे होता है, इस रीजन के जितने भी आरओसी होंगे इनको ये आरडी देखेगा, इस रीजन के जितने भी आरओसी होंगे उनको ये आरडी देखेगा, इस रीजन के जितने होंगे उनको ये, इसके जितने होंगे उनको ये, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसकी रीजन में जितने भी आरओसी कवर हो जाएंगे उनको वो आरडी गवर्न करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आरडी का काम क्या होता है। आरडी का काम होता है देखना कि भाई आरओसी सब काम ठीक से कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब
हर रीजनल डायरेक्टर के पास उसका खुद का एक इंस्पेक्शन विंग होता है, ठीक है, उसका खुद का एक इंस्पेक्शन विंग होता है जिसमें से वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, ये इंस्पेक्टर इसके बाद इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है। चलो, सो कंसेप्ट सबको क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग वापस अपने पॉइंट पे कि आरडी इंस्पेक्शन का ऑर्डर कब दे सकता है, ठीक है। चलो, ये रजिस्ट्रार था, रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करने गया था कंपनी के अंडर, ठीक है। कंपनी के अंदर जब ये इंस्पेक्शन करने गया तो ये एक इंस्पेक्शन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कल इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होता है, अभी लेकिन ऊपर ऊपर समझो कि जब रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करने गया, इसने पूरा इंस्पेक्शन कर लिया, बुक्स एग्जामिन कर ली, पूछा पाछी जो भी करनी थी कर ली, उसके बाद एक ये रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, कि इसको इंस्पेक्शन में क्या मिला, इसने क्या क्या देखा, कंपनी ने कैसे रिप्लाई किया, सब कुछ। एंड ये रिपोर्ट लेके कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आरडी। यही कैच है, आरओसी रिपोर्ट लेके आरडी के पास नहीं जाता है, ये रिपोर्ट लेके जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दिस इज द कैच। आरओसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेके रीजनल डायरेक्टर को सबमिट नहीं करता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाता है। ये क्लियर है। अब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचते हैं दो ऑप्शंस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सबसे पहले रीजनल डायरेक्टर को बोल सकता है कि भाई आप इंस्पेक्ट करो, या अथॉरिटीज को बोल सकता है। ये अथॉरिटीज क्या है अभी हम लोग देखेंगे। सो आरओसी ने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है, एक तो रीजनल डायरेक्टर या अथॉरिटीज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रीजनल डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई ये मैटर छोटा मैटर नहीं है, आप जाओ इंस्पेक्शन करने, ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर को बोलेगा तब रीजनल डायरेक्टर अपना एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। समझ में आया, रीजनल डायरेक्टर कब इंस्पेक्शन को ऑर्डर करता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर को ऑर्डर करता है तब रीजनल डायरेक्टर अपने इंस्पेक्शन विंग से एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इंस्पेक्शन का ऑर्डर देता है और ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने जाता है। समझ में आ गया रीजनल डायरेक्टर कब देगा। अब आरओसी के 3 केसेस देख लिए, रीजनल डायरेक्टर हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो क्या देखा हम लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस थे, है ना। एक तो रीजनल डायरेक्टर, तो ये तो हम लोगों ने डील कर लिया। नेक्स्ट उसके पास ऑप्शन है अथॉरिटीज। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एक अथॉरिटी के बारे में, SFIO, है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। हम लोग कंटिन्यूसली क्या पढ़ रहे थे कि भाई फ्रॉड के जब बड़े बड़े केसेस आते हैं तो ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बना ही सिर्फ फ्रॉड के केसेस के लिए, है ना। ये डिपार्टमेंट सिर्फ फ्रॉड के केसेस के लिए ही बना है। तो जब कोई बहुत बड़ा केस आता है तो हम लोग और किसी को देने की बजाय इनको देते हैं, है ना। ऐसे ही और अथॉरिटीज हैं, दूसरे एक्ट्स में डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे कि TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ICSI, ICAI, सेबी, है ना। ये सब अथॉरिटीज हैं जो स्पेसिफिकली कुछ काम के लिए बनी है। तो जब इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, ठीक है, आरओसी ने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा कि भाई ये मैटर स्पेसिफिकली इस अथॉरिटी को ही लेना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई फ्रॉड का केस है और उसको लगता है कि ये मैटर तो स्पेसिफिकली SFIO को ही देना चाहिए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास करेगा और इस अथॉरिटी को बोलेगा कि जाओ जाके इंस्पेक्शन करो। समझ में आ गया, डिफरेंस क्लियर है। आरडी कब इंस्पेक्शन ऑर्डर देगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी को बोलेगा तब आरडी इंस्पेक्शन ऑर्डर देगा और अपने इंस्पेक्शन विंग का एक इंस्पेक्टर भेजेगा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज वन थिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट कब देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगता है कि ये मैटर्स स्पेसिफिकली इन अथॉरिटीज को डील करना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा कि भाई SFIO आप जाओ अपने इंस्पेक्टर को लेके और आप इंस्पेक्ट करो, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इंस्पेक्शन का ऑर्डर देता है। सो हम लोगों ने क्या देख लिया, आरओसी इंस्पेक्शन को ऑर्डर कब देता है। 3 केसेस देख लिए थे, कंपनी इंफॉर्मेशन दी सफिशिएंट नहीं लगी, कंपनी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, या कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी बट आरओसी वाज नॉट सेटिस्फाइड, आरओसी को लगा कि इंफॉर्मेशन वाज इनकम्प्लीट,
ठीक है। तो यहाँ 3 केसेस देखे थे। रीजनल डायरेक्टर कब देगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर को ऑर्डर देगा तब रीजनल डायरेक्टर इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कब देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगता है कि अथॉरिटीज को एक मैटर से डील करना चाहिए तो वो एक ऑर्डर पास करेगा और इन अथॉरिटीज को बोलेगा कि आप जाके इंस्पेक्शन करो, ठीक है। फिर SFIO जैसी अथॉरिटीज अपना एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी एंड ये इंस्पेक्टर जाएगा कंपनी में इंस्पेक्शन करने, ठीक है। वेरी इजी। आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। यस, चलो ओके। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई नोट्स के पहले एक फर्स्ट पेज दिया हुआ है ना। इस पेज पे हम लोग को चार्ट बनाना है ना, चार्ट बनाना है। और शायद लास्ट किसी एक लेक्चर में डिस्कस भी होता कि चार्ट देखना है, बट हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो आज 5 मिनट रुक के एक्स्ट्रा हम लोग बस देख लेते हैं एक बार चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो भी चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, जैसे फ्रॉड खत्म हो गया है तो फ्रॉड का चार्ट आप लोग बनाओगे वो फर्स्ट पेज पे। ऐसा बनना चाहिए वो चार्ट कि वो चार्ट देख के आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। सो दिस इज जस्ट अ डेमो। चाहिए तो ऐसा बना लो, नहीं अगर अच्छा लग रहा तो आप अपने हिसाब से दूसरा बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। चलो, सबसे पहला चैप्टर वाज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। अब देखो, जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग, ठीक है, तो हम चार्ट कैसे बनाते थे? इस चैप्टर के हम लोगों ने 6 टॉपिक्स पढ़े थे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहला क्या था? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। दूसरा क्या था? मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स। तीसरा क्या था? करेक्ट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। देन फोर्थ वाज क्लास एक्शन सूट्स। फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। फिर क्या था? विदहोल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज, रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स। फिर प्रोवाइडिंग अथॉरिटी टू शेयर होल्डर्स। फिर क्या देखा था? कि दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर क्या देखा था? सेक्शन 179। फिर क्या देखा था? प्रैक्टिकल सिनेरियो, है ना। तो ये देखने के बाद हम लोगों को देख के ही पूरा समझ में आ जाएगा कि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था? मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। सबसे पहले देखा था ये कंसेप्ट क्या है। फिर देखा था प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसके लिए हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट केस देख लिया था, फर्स्ट वर्सेस हार्बॉटल, है ना। फिर हम लोगों ने इसी प्रिंसिपल के जस्टिफिकेशंस देखे थे, 4 जस्टिफिकेशंस थे एंड एक्सेप्शंस देख लिए थे, 2 3 4 5 6 एक्सेप्शंस थे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो अब ये देख के हम लोग को पूरा रिकॉल हो जाएगा कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो दिस रियली हेल्प्स फॉर रिविजन। बट ऐसे रिविजन कब करना है? 3rd 4th रिवीजन के टाइम पे। स्टार्टिंग में ऐसा रिवीजन करते मत बैठ जाना, अदरवाइज कंटेंट ही नहीं बचेगा कुछ लिखने को, ठीक है। पहले 2 रिवीजन रीडिंग करके ही करना, रीड करना पहले रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में वापस रीड करना। 3rd 4th रिवीजन जब एग्जाम के टाइम आ जाता है एकदम, तब हम लोग ऐसा चार्ट देख के रिकॉल करने का चैप्टर कोशिश करेंगे। जो भी चीज नहीं याद आएगी फटाफट पलट लेंगे, ठीक है। इससे हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा रीड करने में, ठीक है। चार्ट देख के हम पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेंगे, लेकिन दिस शुड हैपन बाय द एंड ऑफ योर 3rd and 4th रिवीजन, ठीक है। 1st 2nd रिवीजन में ऐसे करते मत बैठना, कुछ भी कंटेंट आपके पास नहीं बचेगा, ठीक। फिर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में 2 कीवर्ड्स देखे थे, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड इनकंटिन्यूटी। फिर यहाँ क्या देख लिया था? एक केस जिसमें अब्यूज होता है, एक जिसमें अब्यूज नहीं था, है ना। फिर सेक्शन 241 देखा था। सेक्शन 241 में कौन फाइल कर सकता था? मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर्स के 2 ग्राउंड देखे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1। सेक्शन 244 इसमें क्या थी? लिमिट्स। क्या? एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, एक जिसमें नहीं है। जो नहीं थी इसमें कितनी थी? 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। यहाँ कितना था? 100 और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। नहीं तो
1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही क्लास एक्शन सूट्स में हम लोग करेंगे सेक्शन 245। ठीक है, क्लास एक्शन सूट के लिए हम लोगों ने 3 कीवर्ड्स याद किए थे, कौन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट फाइल हो सकता है, फिर यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स थी। ठीक है, फिर एडवांटेज था, ऐसे करके इसका देख के आपको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।